वेलकम दोस्तों टू माय यूट्यूब चैनल एसए स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। और आपको कल जो आपने चैप्टर पढ़ा था ये धातु और धातु में हेडिंग, तो अब ये धातु और धातुओं में अगला जो है वो है धातुओं की प्राप्ति। धातुओं की प्राप्ति यानी जो धातु हैं वो इस भूपरपटी, जो भूपरपटी है, पृथ्वी की भूपरपटी है, वो धातुओं का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी की भूपरपटी, पृथ्वी की भूपरपटी, पृथ्वी की भूपरपटी धातुओं का मुख्य स्रोत है। धातुओं का मुख्य स्रोत है। तो जो पृथ्वी के अंदर धातुएं पृथ्वी के अंदर से खनन द्वारा निकाली जाती है, तो पृथ्वी की भूपरपटी है वो धातुओं का मुख्य स्रोत है। समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड विलय लवण के रूप में पाए जाते हैं। समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड एवं मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 विलेय लवण के रूप में उपस्थित होते हैं। विलेय लवण के रूप में उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो धातुओं की प्राप्ति, धातुएं कहाँ से प्राप्त की जाती है? पृथ्वी की भूपरपटी। तो पृथ्वी की जो भूपरपटी है, पृथ्वी के अंदर से कुछ धातुओं को निकाला जाता है खनन द्वारा, तो पृथ्वी की भूपरपटी धातुओं का मुख्य स्रोत है। धातुओं का मुख्य स्रोत क्या है? ये प्रश्न हो गया कि धातुओं का मुख्य स्रोत क्या है। तो पृथ्वी की भूपरपटी, पृथ्वी के अंदर से धातुओं को खोद करके निकाला जाता है। और समुद्री जल में अनेक लवण है वो घुले रहते हैं, उनमें से जैसे सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। ये समुद्री जल में जो लवण है सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड है वो विलय लवण के रूप में उपस्थित होते हैं, यानी घुले रहते हैं ये। तो इसमें ये पहली है खनिज। इसमें पहला पॉइंट है खनिज। यानी खनिज क्या होता है, खनिज किसे कहते हैं? तो देखो, वे पदार्थ है जिन्हें खानों से खोद करके निकाला जाता है, जिन्हें खानों से खोद करके निकाला जाता है, या पृथ्वी की भूपरपटी में, पृथ्वी की भूपरपटी में, पृथ्वी की भूपरपटी में प्राकृतिक रूप से, पृथ्वी की भूपरपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को, तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। तो यहाँ ये इम्पोर्टेंट प्रश्न भी बनता है कि खनिज की परिभाषा पूछ लेते हैं कि खनिज किसे कहते हैं। तो एक तो ये है खनिज की परिभाषा कि वे पदार्थ जिन्हें खानों से खोद करके निकाला जाता है खनन के द्वारा, उन्हें हम खनिज कहते हैं। वे पदार्थ जिन्हें खानों से खोद कर निकाला जाता है उन्हें खनिज कहते हैं। या फिर ये है कि पृथ्वी की भूपरपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। जैसे गोल्ड, जैसे गोल्ड Au, आयरन को कहते हैं Fe, कॉपर Cu। तो ये खनिज होते हैं जो सोना चांदी है, तांबा है, लोहा है आदि। तो ये क्या होते हैं? खनिज होते हैं जिन्हें खानों से खोद करके निकाला जाता है। यानी पृथ्वी की भूपरपटी में, पृथ्वी की भूपरपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। खनिज की परिभाषा ये पूछ लेते हैं। और खनिज होता है जैसे गोल्ड है, सोना है, आयरन, लोहा है। तो ये मतलब खनिज होते हैं जिन्हें पृथ्वी से खोद करके निकाला जाता है। अब आता है दूसरा अयस्क। अयस्क क्या होता है? अयस्क तो देखो, वे प्राकृतिक खनिज जिनसे धातु सुविधापूर्वक और कम लागत में प्राप्त होती है।
यानी अयस्क क्या होता है कि वे प्राकृतिक खनिज जिनसे धातु सुविधापूर्वक और कम लागत में प्राप्त होती है तो उसे हम अयस्क कहते हैं। यानी अयस्क किसे कहते हैं? वे प्राकृतिक खनिज जिनसे धातु सुविधापूर्वक एवं कम लागत में प्राप्त होती है उसे अयस्क कहते हैं। जैसे मरकरी का अयस्क सिनाबार होता है। तो देखिए अयस्क किसे कहते हैं? वे प्राकृतिक खनिज, वे प्राकृतिक खनिज, वे प्राकृतिक खनिज जिनसे धातु सुविधापूर्वक एवं कम लागत में, सुविधापूर्वक एवं कम लागत में प्राप्त की जाती है उसे अयस्क कहते हैं। तो ये अयस्क की परिभाषा है कि अयस्क किसे कहते हैं। तो ये भी परिभाषा पूछ लेते हैं, खनिज और अयस्क, यानी खनिज किसे कहते हैं, अयस्क किसे कहते हैं। तो खनिज पृथ्वी की भूपरपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं, या वे पदार्थ जिन्हें खानों से खोद करके निकाला जाता है उन्हें खनिज कहते हैं। जैसे सोना है, लोहा है, तांबा है। और अयस्क किसे कहते हैं? वे प्राकृतिक खनिज जिनसे धातु सुविधापूर्वक और कम लागत में प्राप्त की जाती है उसे अयस्क कहते हैं। जैसे मरकरी, इसको पारा कहते हैं, मरकरी का प्रतीक होता है Hg। मरकरी का अयस्क सिनाबार है। मरकरी का अयस्क क्या है? सिनाबार है। इसका सूत्र होता है HgS। कॉपर का अयस्क कॉपर पराठीज है। कॉपर का अयस्क कॉपर पराठीज, कॉपर पाइराइटीज। इसका कॉपर के अयस्क का नाम पूछा जाए तो उसका नाम है कॉपर पराठी, CuFeS2। और एल्यूमिनियम के अयस्क का नाम है बॉक्साइट, एल्यूमिनियम के अयस्क का नाम बॉक्साइट है, बॉक्साइट है। Al2O3 2H2O। ये अयस्क होते हैं। यानी अयस्क क्या है? मरकरी के अयस्क का नाम है सिनाबार। मरकरी के अयस्क का नाम क्या है? सिनाबार HgS। कॉपर के अयस्क का नाम है कॉपर पाराठीज, CuFeS2। और एल्यूमिनियम के अयस्क का नाम है बॉक्साइट, Al2O3 2H2O। तो ये अयस्क होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, खनिज और अयस्क, यानी खनिज क्या है और अयस्क किसे कहते हैं। तो इनकी परिभाषा, इनके उदाहरण याद रखने हैं कि पृथ्वी की भूपरपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को खनिज कहते हैं। और वे प्राकृतिक खनिज जिनसे धातु सुविधापूर्वक और कम लागत में प्राप्त होती है तो उसे हम कहते हैं अयस्क। और मरकरी के अयस्क का नाम होता है सिनाबार। तो ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट 1 नंबर का पूछ लेते हैं कि मरकरी के अयस्क का नाम बताइए। तो मरकरी के अयस्क का नाम होता है सिनाबार। इसका सूत्र होता है HgS। तो ये पहली जो हेडिंग है धातुओं की प्राप्ति, तो इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो ये धातुओं की प्राप्ति, जिसमें खनिज और अयस्क ये दो ही हेडिंग मुख्य है, धातुओं की प्राप्ति। इसके बाद है धातुओं का निष्कर्षण। अगली हेडिंग है धातुओं का निष्कर्षण, यानी धातुओं को कैसे मतलब प्राप्त किया जाता है, शुद्ध अवस्था में कौन कौन से रूपों में ये प्राप्त होती है। तो अगली है धातुओं का निष्कर्षण। अगली हेडिंग धातुओं का निष्कर्षण।
तो देखिए धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं का निष्कर्षण है वो कुछ धातुएं तो अधिक अभिक्रियाशील होती है, कुछ धातुएं कम अभिक्रियाशील होती है और कुछ धातुएं मध्यम अभिक्रियाशील होती है। तो ये धातुओं को अभिक्रियाशीलता के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। तो इनका निष्कर्षण कैसे किया जाता है, तो धातुओं का निष्कर्षण, तो इसमें कि कुछ धातुएं भूपर्पटी में, कुछ धातुएं भूपर्पटी में, कुछ धातुएं भूपर्पटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। कुछ धातुएं भूपर्पटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है तथा कुछ धातुएं यौगिकों के रूप में पाई जाती है, कुछ धातुएं यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं, यौगिकों के रूप में पाई जाती है। तो कुछ धातुएं तो भूपर्पटी में कौन सी अवस्था में पाई जाती है, स्वतंत्र अवस्था में यानी मुक्त अवस्था में पाई जाती है, और कुछ धातुएं यौगिकों के रूप में पाई जाती है। तो जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, स्वतंत्र अवस्था में निम्न धातुएं पाई जाती हैं। स्वतंत्र अवस्था में जो जैसे गोल्ड, सोना को कहते हैं एयू, गोल्ड, सिल्वर या चांदी, सिल्वर को कहते हैं चांदी, एजी, प्लेटिनम, कॉपर, सीयू और प्लेटिनम पीटी। तो ये 4 धातु है जो मतलब स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो इसमें से ये प्रश्न बनता है कि स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली 2 धातुओं के नाम बताइए। तो सोना और चांदी, या तो ये बता देंगे कि सोना एवं चांदी है वो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, या ये बोल देंगे कॉपर और प्लेटिनम। तो ये धातु है वो भूपर्पटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है तथा कुछ धातुएं यौगिकों रूप में भी पाई जाती है। तो इस प्रकार से धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। एक तो होती है उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, दूसरी है मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं और तीसरी है निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। तो देखिए नंबर 1 है धातुओं को अभिक्रियाशीलता। प्रिय दोस्तों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ये ऐसे स्टडी सेंटर के नाम से है, इसको सब्सक्राइब करें। और इसके बाद अगर कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं है तो उसे मतलब पूछें। तो ये पाठ हमने कराया है धातु और अधातु इसके बारे में। तो इसमें से अब हम पहुंच गए धातुओं का निष्कर्षण। तो धातुओं का निष्कर्षण है वो कैसे किया जाता है। तो कुछ धातुएं तो भूपर्पटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, कुछ धातुएं संयुक्त अवस्था में पाई जाती है, यौगिकों के रूप में पाई जाती है। तो जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं धातुएं वो सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनम। तो ये धातुएं जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। अब इसके बाद है इसमें अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं का निष्कर्षण है। तो जो अभिक्रियाशीलता है यानी जैसे जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु है और सबसे नीचे स्थित, तो ये सबसे जो स्वतंत्र अवस्था में धातुएं पाई जाती है वो सबसे नीचे। तो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे स्थित धातुएं स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। स्थित धातुएं स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो जो
सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे पाई जाती है गोल्ड है, सोना चांदी है, कॉपर है, प्लेटिनम है। तो ये धातुएं कौन सी अवस्था में पाई जाती है? स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है और इनकी अभिक्रियाशीलता सबसे अधिक होती है। इनकी क्रियाशीलता, अभिक्रियाशीलता या क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। दूसरी है जो सक्रियता श्रेणी में जो मध्य में स्थित धातुएं होती है, सक्रियता श्रेणी में स्थित, सक्रियता श्रेणी में मध्य में स्थित धातुएं, तो जो सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित आती है जैसे आयरन है, जिंक है, लेड है, जैसे आयरन, जिंक है, लेड है, तो ये सक्रियता श्रेणी के मध्य में पाई जाती है। तो इनकी अभिक्रियाशीलता मध्य में स्थित धातुएं जैसे आयरन, जिंक, लेड, तो इनकी क्रियाशीलता मध्यम होती है। इनकी क्रियाशीलता मध्यम होती है। इनकी क्रियाशीलता मध्यम होती है। इसी प्रकार से सक्रियता श्रेणी में जो सबसे निम्न सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे, तो सबसे ये तो नीचे पाया जाए, सबसे ऊपर सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे स्थित धातुएं होती है वो इनकी क्रियाशीलता सबसे कम होती है। यानी जो सक्रियता श्रेणी है सबसे नीचे पाई जाती है तो इनकी मतलब जो क्रियाशीलता है वो कम होती है, जब भी ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। और जो मध्य में होती है उनकी सक्रियताशीलता मध्यम होती है और जो सबसे ऊपर पाई जाती है उनकी क्रियाशीलता अधिक होती है। तो सक्रियता श्रेणी में ऊपर की धातुएं अधिक क्रियाशील होती है, अधिक क्रियाशील होती है। जैसे पोटेशियम, पोटेशियम है, सोडियम है, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो ये सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं होती है तो इनकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है। तो इस प्रकार से धातुओं को अभिक्रियाशीलता के आधार पर 3 प्रकारों में बांटा गया है।